Which of these is not true about a promissory note? Unconditional promise, certainty of amount, pay to a certain person. ये तीनों करेक्ट है बट क्रॉसिंग करेक्ट नहीं है. ठीक है, प्रोमिसरी नोट को क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती, वो बेसिकली आपको चेक में रिक्वायर्ड होता है. ड्रॉई मीन्स अ पर्सन हु मेक्स द ऑर्डर, एक्सेप्ट्स इट, टेक्स द पेमेंट ऑन ड्यू डेट और क्रेडिटर. ड्रॉई वो पर्सन होता है जो कि बिल को एक्सेप्ट करता है और उसके अगेंस्ट पेमेंट करता है. नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? कैंसिलेशन ऑफ बिल, प्री मच्योर पेमेंट ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल. रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब जब आपने बिल का पहले ही पेमेंट क्लियर कर दिया. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्री मच्योर पेमेंट ऑफ बिल. नेक्स्ट, अर्ली पेमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज, अभी ऊपर बताया कि अर्ली पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिटायरमेंट कहते हैं. और अर्ली रिटायरमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, लॉस ऑफ इंटरेस्ट किसको होगा? ड्रॉय को, ड्रॉर को, पे को, नन. नो डाउट अगर आप पहले पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में जो इंटरेस्ट का लॉस है वो किसको बियर करना होता है? ड्रॉर को, है ना, पेनाल्टी के फॉर्म में. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट, सुधीर ऑफ शिमला कंसाइंड 100 kg of vegetables to D of Delhi for ₹1500. He spent ₹75 on transportation. 10 kg were found unfit for resale due to weather condition, and of the remaining 85 kg were sold for ₹1675. Find the value of closing stock. अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा है कि हमने 100 kg ऑफ वेजिटेबल्स कंसाइंड किया कितने पे? 1500 पे, प्लस 75 रुपीज हमारा ट्रांसपोर्टेशन का लगा, तो 1575 रुपीज हमारी कॉस्ट हो गई किसकी? 100 kg की. आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 10 kg वे फाउंड अनफिट फॉर रीसेल ड्यू टू वेदर कंडीशन. 10 kg आप नहीं सेल कर सकते, क्यों? रीजन बिंग वेदर, मतलब वेदर कंडीशन उसके लिए. तो उस केस में ये 100 kg की जगह अब 90 kg हो गया आपके पास गुड्स, और इसकी प्राइस कितनी है? 1575. तो कॉस्ट पर केजी कितना हो जाएगा? 1575 डिवाइडेड बाय 90. कैलकुलेट करके देख लेते हैं. 1575 डिवाइडेड बाय 90, कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है? 17.5 पर यूनिट. ठीक, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने 85 kg सोल्ड किया है 1675 पे, तो सेल प्राइस पर केजी कितना हो गया? 1675 डिवाइडेड बाय 85, ये आ जाएगा 19.71 पर यूनिट. ठीक, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछी है. सबसे पहले देखो 90 यूनिट्स बचा था जिसमें से 85 यूनिट्स आपने बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना बचा? ओनली 5 kg. अब अगर कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 17.5 पर केजी से, और अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस पूछा होता तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाती? 19.71. बट क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर देंगे जो कि आएगी 87.5. तो सिंपली यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? ₹87.5. 5 kg हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 87.5, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इस क्वेश्चन में एक चेंज किया कि जो 10 kg है वो फाउंड स्टोलन ड्यूरिंग द ट्रांजिट. ट्रांजिट के टाइम वो चोरी हो गई, तो अब अगर चोरी भी हो गई तो भी उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारा लॉस था वो नॉर्मल लॉस था, और नॉर्मल लॉस के केस में हम क्या करते हैं कि उसको अपने पूरे टोटल कॉस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. बट स्टोलन ड्यूरिंग ट्रांजिट ये एक अबनॉर्मल लॉस है, और इस लॉस को हम कभी भी पूरे गुड्स पे ट्रांसफर नहीं करेंगे. तो यहाँ हमारे पास जो कॉस्ट पर केजी आ जाएगी वो कितना होगा? 1575 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज ₹15.75. ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अभी भी कितनी होगी यहाँ पे? अगर हम इन केजी बात करें तो हमारे पास 100 kg था पहले, जिसमें से 10 kg चोरी हो गया और 85 kg हमने सेल कर दिया, तो हमारे पास ओनली 5 kg रिमेनिंग है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15.75 पर केजी से. 15.75 मल्टीप्लाई बाय 5, वैल्यू आएगी 78.75. ये पॉइंट प्लीज आप लोग याद रखना. हम लोग जब कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां ये टॉपिक हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि नॉर्मल लॉस का अलग ट्रीटमेंट होता है, अब नॉर्मल लॉस का अलग ट्रीटमेंट होता है. जो नॉर्मल लॉस होता है उससे आप अपनी कॉस्ट को बढ़ा देते हो, बट अब नॉर्मल लॉस से कभी भी आप अपनी कॉस्ट को नहीं बढ़ाते, क्योंकि जो लॉस है इसको आप रोक सकते थे. ठीक है, होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा. जो कंसाइनमेंट चैप्टर है ना, इस पे देखोगे तो हमने एकदम स्टार्टिंग में
डिस्कशन क्लास डाला भी था, वहाँ ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे कि कैसे हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और बहुत जल्दी हम बता दें कि जो हम अपनी शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अगर आप लोग देखोगे तो वो शॉर्ट वीडियोस हम लोग वैसे तो सारे बेसिक टॉपिक को ही कंसिडर कर रहे हैं, बट अकाउंट से रिलेटेड बहुत जल्दी हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसमें जितने भी रेलेवेंट पॉइंट हैं रिलेटेड टू क्लास 11th एंड 12th जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट वीडियोस में। तो वहां आप लोग के छोटे छोटे सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इज बॉर्न बाय, अगर गुड्स रास्ते में जा रहा है और उस टाइम लॉस हुआ तो उसको कौन बियर करेगा? कंसाइनर। नेक्स्ट, अ कंसाइनर इज एंटाइटल्ड टू, कंसाइनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कमीशन ऑन सेल, रिबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो कंसाइनी को मिलता है। करेक्ट आंसर होगा ए, कंसाइनमेंट पे जो भी बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, वो कंसाइनर का होता है। क्लियर? A consignee is entitled to commission on sales, reimbursement of expenses, del creditor commission. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। जो कंसाइनी होता है, बेसिकली कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है हम बता दें कि लेट से हम अपना जो बिजनेस है, हमारा मान लेते हैं कि साड़ी का बिजनेस है, वो हम रन कर रहे हैं बनारस से। अब अगर हमें इसको एक्सपैंड करना है, हमें लखनऊ, कानपुर, कई जगह अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो हम खुद वहां जा करके सेल करें, या हम वहां के किसी पर्सन को अपॉइंट कर दे और वो हमारे बिहाफ पे गुड्स सेल कर दे। ठीक है, तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है कंसाइनर एंड कंसाइनी का, कि हम कंसाइनर है जो कि बनारस में बैठ के उसको गुड्स भेज रहे हैं, ओनर कौन है? हम ही है, हमको ही फायदा नुकसान होगा। बट कंसाइनी का काम क्या है कि वो गुड्स रिसीव करके अपने शहर में उसको सेल कर देगा। जैसे कानपुर या लखनऊ में हमने अलग अलग पर्सन को अपॉइंट किया, तो वो अपने शहर में उसको सेल करेंगे। ठीक है, तो उनको उससे क्या मतलब है? उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने पे खरीदा, कितने पे बेचा, उनको सिर्फ मतलब होता है अपने कमीशन से। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कंसाइनी। नेक्स्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये लगभग सेम ही होता है लाइक ट्रेडिंग एंड पीएल। ठीक है, उसी में आप सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं और इनकम है, प्रॉफिट है, गेन है, वो रिकॉर्ड करते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ नॉर्मल लॉस? लॉस इन वेट ड्यू टू वेदर कंडीशन, शॉर्टेज ड्यूरिंग ट्रांजिट, ब्रेकेज ड्यूरिंग हैंडलिंग, लॉस इन वैल्यू ड्यू टू मार्केट कंडीशन। अभी देखो ऊपर हमने क्वेश्चन में बताया भी था कि अगर वेट, लॉस इन वेट आ रहा है ड्यू टू वेट वेदर कंडीशन, तो ये हमारा नॉर्मल लॉस है, और बाकी तीन अब नॉर्मल लॉस है। नेक्स्ट, डेल क्रेडिटर कमीशन किसको मिलता है? कंसाइनी को मिलता है। बैलेंस लेफ्ट इन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो भी कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस होता है, आइदर वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो करेक्ट आंसर होगा प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट, if the consignee is allowed del creditor commission, then he bears all sales promotion expenses, loss due to bad debts, loss due shortage of goods, और रूटीन एक्सपेंसेस। करेक्ट आंसर होगा बी, लॉस ड्यू टू बैड डेट्स। होता क्या है? डेल क्रेडिटर कमीशन की जो कंसाइनी होता है ना, उसको कंसाइनर ये कहता है कि अगर आप गुड सेल कर रहे हो और अगर आप कैश सेल ना करके क्रेडिट सेल करो, तो आप क्रेडिट सेल कर दो, बट क्रेडिट सेल पे हम आपको कुछ परसेंट बेनिफिट देंगे। ठीक है, जिसको हम डेल क्रेडिटर कमीशन कहते हैं। बट उसमें रूल ये होता है कि अगर इन केस किसी भी तरह का कोई बैड डेट होता है, मतलब पैसा डूब जाता है, जैसे आपने क्रेडिट सेल किया, वो पैसा अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो उस केस में वो लॉस कौन बियर करेगा? कंसाइनी बियर करेगा। और कंसाइनी इसीलिए बियर करता है क्योंकि जो उनको डेल क्रेडिटर कमीशन का परसेंटेज है वो मिलता है, और जो डेल क्रेडिटर कमीशन है वो अच्छा रेट होता है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न उसमें आपको अच्छा मिलता है। ठीक है, तो ये रिस्क लेने वाली चीज हो जाती है कि आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, कंसाइनी क्रेडिट सेल कर रहा है, उसको डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है, बट कई बार लॉस भी होता है, बैड डेट तो होता ही होता है, तो उस केस में वो बैड डेट कौन बियर करेगा? कंसाइनी बियर करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, on 1st April 2013, Abhay of Patna consigned goods costing rupees 7,500 to Bhola of Ranchi at a pro forma invoice price of 25% profit on sales. The consignment account will be credited for stock loading by. आपने 7,500 का गुड 7,500 पे नहीं भेजा है, आपने कितने पे भेजा है? 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेल्स को 100 मानेंगे, तो प्रॉफिट हो गया 25, तो कॉस्ट हो गई 75। मतलब अगर हम कॉस्ट पे कैलकुलेट करें तो 1/3 ऑफ कॉस्ट हमारा क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। ये कॉस्ट दी है, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 2500। मतलब जो भेजा गया इनवॉइस प्राइस कितनी है? 10,000। आपका गुड 7,500 का था, पर आपने उसको भेजा कितना? 10,000 पे, तो लोडिंग कितने की हुई? 2,500 की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
As per Partnership Act, which of these rights are available to a partner? Bonus, salary, commission, equal profit. Salary का benefit आप ले सकते हो. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. What is the balance in memorandum joint venture account shows? अगेन अब यहाँ पे हम लोग कंसाइनमेंट की बात नहीं करें, जॉइंट वेंचर की बात करें. और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का जो बैलेंस होता है वो आइदर शो करता है प्रॉफिट और लॉस. नेक्स्ट, which of these is not a part of double entry system? Joint bank account, memorandum account, joint venture account, joint venture with other co-venture account. मेमोरेंडम अकाउंट को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें वहां डबल एंट्री होती है, डेबिट क्रेडिट होता है, बट मेमोरेंडम अकाउंट में नहीं होता क्योंकि वो हम यूज करते हैं जैसे हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं जहां पे हम लोग प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट, लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज credited to PL account, debited to co-venturers capital account, credited to capital fund account, debited to suspense account. इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो भी जॉइंट वेंचर में लॉस आता है वो कौन बियर करेगा? को-वेंचर्स बियर करेंगे, तो उनके कैपिटल में डेबिट कर देते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट, स्टॉक लेफ्ट ओवर टेकन बाय अ को-वेंचरर इज स्टॉक लेफ्ट ओवर टेकन बाय अ को-वेंचर. इसको हम लोग क्या करते हैं? जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट दिखा देते हैं. अगेन देखो, ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो कि हो सकता है कि आप लोगों को अभी ना समझ में आ रहे हो, बट जब हम शॉर्ट वीडियोज इस पे अपलोड करेंगे ना, तो यही छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस हम करेंगे. अकाउंट्स बनाना सिखा देंगे कि कैसे वहां अकाउंट्स बनता है, कौन कौन सा अकाउंट बनता है, कैसे एंट्री पास करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स वहां क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट, जॉइंट बैंक अकाउंट, ये हमेशा कैसे ट्रीट किया जाएगा? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक है तो किसी ना किसी के नाम से ही बनेगा. नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसको हम यूज करते हैं एज नॉमिनल अकाउंट. Joint venture account with another co-venture account is a personal account, nominal account, real account, memorandum account. Correct answer हो जाएगा B, nominal account. Which of these is not a feature of a joint venture? Continuing business, no firm name, partners called co-venture, partnership और limited purpose. देखो, joint venture हमेशा एक limited purpose के लिए ही होता है, तो continuing business नहीं होगा. यहाँ पे लगातार कोई business नहीं चल रहा है. एक आपने purpose के लिए अपना business start किया जिसको हम लोग joint venture कह रहे हैं. जैसे वो purpose खत्म हो जाएगा, joint venture खत्म हो जाएगा. जैसे अगर मान लो हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, तो हमने दो पार्टी ने मिल करके ये काम स्टार्ट किया, और जैसे ही वो रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा आपकी जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगी. तो क्या यहाँ कोई कंटिन्यूइंग बिजनेस है? नो. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपन इन अ जॉइंट वेंचर? स्टॉक रिजर्व, जॉइंट बैंक खुलता है, जॉइंट वेंचर खुलता है, को वेंचर खुलता है. स्टॉक रिजर्व अकाउंट नहीं खुलता है. प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस इज शेयर्ड बाय द को वेंचरर. और ये प्रॉफिट लॉस कैसे होता है? जो भी रेशियो आपके बीच में अग्री होगा, दैट इज इन द अग्रीड अपॉन रेशियो. जैसे पार्टनरशिप में होता है, बिल्कुल वैसे. नेक्स्ट, 3 क्वेश्चन हम लोग कट कर रहे हैं, 328, 329 एंड 330. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज प्रेजेंटेड इन ASB? CBI, CAG, RBI, ट्रेड यूनियन. ASB की बात करें तो यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की बात कर रहे हैं, और उसमें कौन सी बॉडी प्रेजेंट होती है? CNAG. Next, the accounting standards are issued for the purpose of for improving the reliability of financial statement, harmonizing, elimination of non-comparability between financial statement. ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं. बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ये सारे ही फीचर्स हैं. क्लियर? नेक्स्ट, so far dash AS have been issued by IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की बात कर रहे हैं. एज ऑफ 2026 की बात करें तो ओवरऑल जो IASB उन्होंने 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी तक इशू किया. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. विच AS हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8? इस पे हमने डिस्कशन किया हुआ है, जहां हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड AS के नेम्स एंड नंबर्स क्लियर किए हैं. वो क्लास आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है. वहां हमने बताया है कि AS 26 रिप्लेस कर रहा है AS 8 को. नेक्स्ट, देखो यहाँ पे IASB का फुल फॉर्म पूछा, अभी ऊपर बताया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज, प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑल ऑफ 3. अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये कंपनीज के लिए रेलेवेंट है. करेक्ट आंसर होगा ए, कॉर्पोरेट बॉडीज. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज नॉट एप्लीकेबल टू नेचुरल रिसोर्स, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन प्रोड्यूस्ड, ऑल ऑफ द 3. नेचुरल रिसोर्स, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, इन तीनों पे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल होता है फॉर प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द 3. नेक्स्ट, a change in depreciation method under AS 6, that is accounting standard 6, is treated as change in accounting policy, prior period adjusting, change in accounting standard, all of the 3.
अगर आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे जा रहे हो, तो उसको हम अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह ट्रीट करते हैं कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है, ठीक है। बाकी हमने पूरा डिटेल बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 की बात करें तो उसको डिलीट कर दिया गया एंड मर्ज कर दिया गया विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्लांट इक्विपमेंट एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, which of these is an appropriation of profit? Provision for payment of bonus, provision for depreciation, provision for dividend, provision for doubtful debt. अब यहां देखो, ये कह रहा है कि आपको प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन, दो चीज होता है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? जो कि आपको प्रॉफिट में से देना ही देना होता है, आइदर आप प्रॉफिट जनरेट करो या लॉस जनरेट करो। बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की अगर आपके पास एक्चुअल में प्रॉफिट आया तो आप उसमें से ट्रीटमेंट दिखाओगे। तो पेमेंट ऑफ बोनस, डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स तो आप दोगे, दैट इज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो मैंडेटरी है चार्ज करना। बट प्रोविजन फॉर डिविडेंड तब देते हो जब एक्चुअल में प्रॉफिट आता है, तो उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। करंट लायबिलिटी का क्या मतलब है? लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, liabilities which are payable immediately, liabilities which payable after one accounting year, liabilities which are redeemable within 3 months. अब ये देखो, करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? वो लायबिलिटीज जिसको 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्लियर करना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 डील्स विद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 किससे डील करता है? इसमें मिस प्रिंटिंग है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होगा, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। इसको कट कर लेना, इसको कट कर लेना, प्लीज यहाँ पे करेक्ट कर लेना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। तो ऑप्शन सी नो डाउट करेक्ट है, बट थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। एक्सपेंसेस अकाउंट विल ऑलवेज हैव, अगर एक्सपेंस अकाउंट है तो एज पर गोल्डन रूल, हमने बताया भी है कि अगर हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो उसका जो रूल है वो क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो नो डाउट अगर एक्सपेंस है तो उसका हमेशा क्या होगा बेटा? डेबिट बैलेंस होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? यूसेज है, पैसेज ऑफ टाइम है, नॉर्मल वियर एंड टियर है, बट फॉल इन मार्केट डिमांड, इससे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। टिक द करेक्ट मैच। करेंट असेट कौन सा है? प्रीपेड रेंट, नॉमिनल अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, नॉन डेप्रिशिएबल असेट, लैंड, नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। तो जो हमारा करेक्ट मैच है वो फर्स्ट का है 4 के साथ, सेकेंड का है थर्ड के साथ, थर्ड का है सेकेंड के साथ एंड फोर्थ का है फर्स्ट के साथ, है ना। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा डी। नेक्स्ट, रेवेन्यूज अफेक्ट नेट इनकम इन द पीरियड ड्यूरिंग विच दे आर अर्न्ड, इन द पीरियड व्हेन दे आर कलेक्टेड, व्हेन दे आर अकाउंटेड फॉर, अबव 3 विच अकर फर्स्ट। देखो, रेवेन्यूज बेसिकली जब आपने अर्न की उसी पीरियड ऑफ टाइम पे हम उसको दिखाते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड इन अ ट्रेडिंग अकाउंट? सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन तीनों को क्लोज करते हैं और इसको हम फिक्स्ड असेट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अंडरकास्टिंग ऑफ द टोटल ऑफ सेल्स अकाउंट विल अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट लॉस, डेटर्स अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, वर्किंग कैपिटल। अगर आपने सेल्स को घटा के दिखाया है तो सिंपली आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी घट के दिखेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने पहले भी बताया आप लोगों को कि अपने चैनल पे हमने इस पे डिटेल डिस्कशन क्लास भी अपलोड की हुई है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपका सेल्स घट रहा है तो नो डाउट आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। ₹5500 incurred on sundry expenses inadvertently recorded in the books of account as ₹550। और ये किसका एग्जाम्पल है? एरर ऑफ कमीशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने गलत अमाउंट ट्रांसफर किया है। अगेन टाइप्स ऑफ एरर पे, व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर, इन सब पे हमने डिटेल डिस्कशन क्लास अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। हमने क्या किया है कि इन सबको कंबाइन करके एक प्लेलिस्ट बनाया है और उस प्लेलिस्ट को अगर आप लोग रन करके देखोगे ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ डज डेप्रिसिएशन अफेक्ट बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन? It leads to decrease in assets and shareholders equity. It leads to decrease in asset only. It leads to increase in liability and decrease in asset. It leads to decrease in shareholders equity. No doubt अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो असेट तो घटेगा। असेट घटने के साथ साथ क्योंकि हम उसको पीएल में दिखाते हैं तुम्हारा नेट प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगा और उस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ दिखाते हैं? अपने कैपिटल में, तो वो कैपिटल को अफेक्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लीड्स टू डिक्रीजेस इन असेट्स एंड शेयरहोल्डर्स इक्विटी। Next, which principle specifies that cost or expenses should be recorded at the same time as the revenue to which they are correspond? Matching concept. Matching concept ये कहता है कि अगर आपने 10 रुपए बुक में दिखाए हैं जो कि आपने अर्न किया है
तो उस 10 रुपए को अर्न करने के लिए जितना भी आपने खर्चा किया है उसको भी आपको एट द सेम टाइम बुक्स में दिखाना होगा, तभी तो आपका करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ना। क्लियर? नेक्स्ट, X, a debtor is declared insolvent and only 25 paise in a rupees recovered from his estate. If X owes 5,000 to Y, Y would debit cash account by 5,000 रुपए थे जिसमें से सिर्फ 25 पैसा मतलब 25% रिकवर होगा, तो इसका 25% कितना हो जाएगा बेटा 1250। तो एंट्री यहां पे ये होती है ना, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर तो 5,000 है ना, और इसमें से 1250 रिकवर हुआ और बाकी पैसा डूब गया, तो कितना डालेंगे कैश में 1250, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और बोला है कि सेम क्वेश्चन में बैड डेट कितना आएगा 3750, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करके भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 353 देखो, हमने अभी बताया कि हम बहुत जल्दी एक शॉर्ट वीडियो में ये डिस्कस कर लेंगे कि डेटर्स, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट की क्या एंट्री होती है, कैसे उसका वैल्यूएशन हम करते हैं, कैसे उसको बुक्स में शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन ना आपको हमारे शॉर्ट वीडियो में ही मिल जाएगा, इसका डिस्कशन हम तभी करेंगे जब हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, टोटल परचेजेस दिया है। गिवन दैट ओपनिंग स्टॉक इनएडवर्टेंटली इंक्लूड्स पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ ₹1500, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहां देखो पोस्टेज स्टैम्प, क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ये आपको इंक्लूड नहीं करना था, है ना। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, जो कि क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 15,000 में से ये 1500 लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13,500। हमारे पास परचेजेस गिवन है 30,000 और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 6,000। तो सिंपली आप इसका कैलकुलेशन कर लो, हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि आएगा 37,500। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एस्टिमेट द कैपिटल एज ऑन 1/1/2012। कैपिटल हमारे पास क्लोजिंग दिया हुआ है 2,40,000, ड्रॉइंग दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। देखो अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया होता तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स को लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हम बैक कैलकुलेशन कर लेंगे, उसमें ड्रॉइंग्स ऐड कर देंगे और प्रॉफिट लेस कर देंगे, तो सिंपली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2,35,000, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, 1,250 paid for the residential telephone bill of the proprietor, which of these accounts will be detailed। अब यहां देखो क्या कह रहा है कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आपने पेमेंट किया है, तो जब आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए पे कर रहे हो तो ये उनका पर्सनल यूज हो गया, और पर्सनल यूज है तो हम उसको बुक्स में कैसे दिखाएंगे एज ड्रॉइंग्स। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर सेंट ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस, तो उस केस में आपको क्या मेंटेन करना होगा, सेल जर्नल, गुड्स रिटर्न जर्नल, सेल और रिटर्न जर्नल, नन ऑफ द अबव। सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है कि आपने गुड्स बेचा, अगर अप्रूवल आई तो उसको सेल माना जाता है, जब तक अप्रूवल नहीं आ जाती तब तक आप उसको सेल्स की तरह ट्रीट नहीं करते, और उस केस में हमें सेल और रिटर्न जर्नल मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट, ABC Industries Limited purchased a new machinery on 1/1/2008 जिसकी कॉस्ट है 2,75,000 और आपने इंस्टॉलेशन पे 25,000 लगाया, तो नो डाउट वो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। The machine is subject to 10% depreciation on the original cost. The company sold the machinery on 31/12/2012 for ₹1,45,000. Find the accumulated depreciation on the machine as on 31/12/2012. तो accumulated depreciation आपको निकालना है। यहाँ पे देखो हमारे पास जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 3 लाख, ठीक है, और 10% का डेप्रीसिएशन है ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको जो डेप्रीसिएशन देना है वो कितने साल के लिए देना है, 2008 के लिए, 2009, 10, 11, 12। क्यों? क्योंकि 12 में सेल हुई है, तो 5 साल का जो डेप्रीसिएशन, अगर इस पे 10% निकालेंगे तो डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा बेटा 30,000 हो जाएगा, और 5 साल के लिए डेप्रीसिएशन की अमाउंट कितनी हो जाएगी, सिंपल 1,50,000, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। अब यहां देखो 3 लाख में से जब 1,50,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 31/12/2012 को वैल्यू कितनी बची हमारे एसेट की 1,50,000, और इसको हमने बेचा है 1,45,000। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि लॉस कितने का है, तो लॉस कितने का हो रहा है बेटा 5,000 का। अब क्वेश्चन में लॉस नहीं पूछा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूछा, तो वही हमने बता दिया। क्लियर?
अब देखो क्वेश्चन नंबर 359 भी हम लोग होल्ड कर लेंगे, क्योंकि 359 भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट जब तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना, और ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमने देखा है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती, तो यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट हम शॉर्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, और वहां ये क्वेश्चन भी हम पिक करेंगे, तो वहां से आप लोग ये क्वेश्चन जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, on 31st March, goods sold at a sale price of rupees 30,000 were lying with customer. Mohan, to whom these goods were sold on sale or return basis and recorded as actual sales. Since no consent was received from Mohan, the adjustment entry was made presuming goods were sent on approval at a profit of cost plus 20%. In the balance sheet, the stock with customer account will be shown at, अब क्योंकि यहाँ पे गुड्स आपने भेजा है एट सेल और रिटर्न बेसिस, बट क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर उनका कोई अप्रूवल नहीं आया, तो जब अप्रूवल नहीं आता है तो हम सिंपली क्या करते हैं कि क्योंकि हमने उसको सेल्स की तरह ट्रीट किया, तो रिवर्स एंट्री करते हैं, सेल्स को हम वापस से घटा देते हैं और डेटर्स को भी घटा देते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सेल्स प्राइस में आप चीजें दिखा रहे हो, आप उतने अमाउंट को जो कि वो कॉस्ट से रिलेटेड है उसको आप दिखाओगे अपने क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि आप ये मान रहे हो कि ये आपके स्टॉक में लाई कर रहा है, आपने इसको बेचा ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे बेटा, तो क्लोजिंग स्टॉक में तो एट कॉस्ट प्राइस दिखाएंगे, है ना। सेल प्राइस कितनी दिख रही है 30,000, और यहाँ कह रहा है कि कॉस्ट प्लस 20%, तो लेट्स से हमारा कॉस्ट है 100, 20% मतलब जो हमारी सेल प्राइस है वो कितनी है 120 है। अगर ये 120 है तो 100 कितनी हो जाएगी, जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आएगी 25,000। कि 25,000 पे हम इसको कहां शो करेंगे, एट क्लोजिंग स्टॉक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, XYZ sent goods worth rupees 1 lakh to Y on consignment basis at 20% above the cost price. The goods are sold by the consignee on a mark of 15% on invoice price. Find the total markup percentage over the cost price of the goods. अब यहां देखो, आपने जो गुड्स भेजा वो 1 लाख का भेजा, और आपने इनवॉइसिंग कितने की 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो 20,000 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो गई इनवॉइस प्राइस, है ना। जो कंसाइनी है उसने गुड्स को कितने पे भेजा, 15% ऑन इनवॉइस प्राइस, इसका 15% निकालोगे तो ये हो जाएगा 18,000, है ना, ये आ जाएगा 1,38,000। तो आपने 1 लाख के गुड्स को कितने पे बेचा, 1,38,000 पे, तो यहां जो आपका प्रॉफिट है वो कितना हो गया 38,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट प्राइस पे क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि लिखा है फाइंड द टोटल मार्कअप, मतलब आपको टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है ओवर कॉस्ट प्राइस पे, तो आपकी प्रॉफिट 38,000 है, और फॉर्मूला यही होता है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है ऑन कॉस्ट, सेल्स पे निकालना होता तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस इंटू 100। अगेन ये कॉन्सेप्ट हमने अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट क्लास जरूर से कवर कर लेना, और बहुत जल्दी इस पे शॉर्ट वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ सिंपली हमारे पास मार्कअप कितना हो जाएगा 38% ऑन कॉस्ट, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 362 भी 361 से रिलेटेड है, लिखा है अबव फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट इफ द कंसाइनी एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 8,000। 1,38,000 पे अगर सेल किया, कॉस्ट थी 1 लाख, और कंसाइनी एक्सपेंसेस कितना हो गया बेटा 8,000, तो जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 30,000, और ये दिया ऑप्शन ए में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, from the following details as certain net profit of the ABC club for the period ending on 31/3/2013 under accrual system। अब सबसे पहले समझो व्हाट इज अक्रूवल सिस्टम। हम लोग जो बुक्स मेंटेन करते हैं वो हमेशा अक्रूवल सिस्टम पे ही मेंटेन करते हैं, और अक्रूवल सिस्टम ये कहता है कि आपने अगर कोई सेल की, या सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर करंट ईयर से रिलेटेड कोई भी खर्चा है या इनकम है, तो वो आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, फिर भले ही आपने उसके लिए कैश पे की हो या ना की हो, आपने कैश रिसीव किया हो या ना किया हो। क्लियर, मतलब अगर क्रेडिट पे भी कोई चीज हो रही है, या अगर आउटस्टैंडिंग भी है, अक्रूड भी है, तो भी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। जैसे अगर मान लो अपने सेल्स किया 1 लाख का, जिसमें से 50,000 कैश सेल है और 50,000 क्रेडिट सेल है, तो 50,000 के लिए तो हमारे पास अभी पैसा नहीं आया, स्टिल हम 1 लाख पे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, रीजन बीइंग हम अक्रूवल मेथड फॉलो कर रहे हैं।
वैसे अगर मान लो सैलरी आपने 10 मंथ्स की भी पे की तब भी आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो फॉर 12 मंथ्स। क्यों? क्या इसका रीजन है? सिंपली जो करंट ईयर से रिलेटेड खर्चे हैं वो आप करंट ईयर की बुक्स में दिखाओगे, ठीक है, भले आपने उसके लिए कैश पे किया हो या ना किया हो। तो यहाँ यही चीज बता रहा है कि नेट प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस दिया है, अक्रूवल सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड रेंट। कैश बेसिस पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैश पे रिसीव हुआ उसके बेसिस पे हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। बट बाकी चीजें हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की। जैसे अगर सैलरी है, भले आउटस्टैंडिंग है, उसको आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या आपका नेट प्रॉफिट करेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो इस 10,750 में समझो हम क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे। 363 अगेन ये आपको हमारे शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे हमें कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एज सर्टेन द एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारे पास ओवरड्राफ्ट दिया एज पर कैश बुक। अगेन देखो यहाँ पे ना हम ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं समझाएंगे, ठीक है। होपफुली इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम इससे रिलेटेड एक क्लास अपलोड कर देंगे जहां इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपके कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है 80,000 का। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने चेक रिसीव किया था, आपने 2 बार गलती से कैश बुक में डाला, तो यहां डाला होगा, उसको नलीफाई करने के लिए हम यहां दिखा देंगे। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम का शॉर्ट, ये साइड 500 से कम दिख रहा है, कम दिखता है तो सिंपली यहां पे ही हम ऐड करेंगे 500। बैंक चार्जेस कितना है? अमाउंटिंग टू ₹200। एंटर ट्वाइस। जो आपका बैंक चार्जेस है वो भी 200 रुपए 2 बार गलती से आ गया, तो एक बार तो दिखाएंगे, एक बार गलत है तो यहां दिखा देंगे कैंसिल करने के लिए। एंड चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, आपने इशू किया था बट वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो प्लस साइड दिखा देंगे। अब जब आप इसका वैल्यूएशन करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? ये आगे 85,500 माइनस 2,200, 83,300। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ 83,300 होगा, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अब यहां देखो हमें नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, सेल्स दिया हुआ है 5,50,000, 55,000 which includes damaged goods sold for ₹5,000 against the cost price of 12,000, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मल सेल्स पे कितना है बेटा? 20% ऑन द सेल्स। हमारी जो सेल्स दी हुई है वो है 5,55,000, बट एक्चुअल में यहां देखो क्या लिखा है कि एक गुड्स जिसकी कॉस्ट 12,000 थी उसको हमने 5,000 पे बेचा है, जो कि डैमेज्ड गुड्स है। तो पहले तो ये डैमेज्ड गुड्स वाला सेल्स यहां से हटाओ। हमारे पास जो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल गुड्स की सेल्स है वो कितनी है? 5,50,000। इस पे जब हम जीपी निकालेंगे, क्योंकि नॉर्मल सेल्स पे जीपी दिया है 20% ऑन द सेल्स, इस पे 20% कितना हो जाएगा बेटा? 1,10,000। ठीक, अच्छा। अदर हैंड क्वेश्चन में ये बोला है कि 12,000 का कॉस्ट प्राइस था, उसको हमने 5,000 पे सेल किया, ये डैमेज्ड गुड्स है, तो यहां से 7,000 का लॉस आ गया ना। इस प्रॉफिट में से इस लॉस को माइनस कर दो, तो मेरे पास एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,03,000। ठीक, क्वेश्चन में हमसे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला था, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जीपी है 1,03,000, इसमें से हम सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे जो कि दिया हुआ है 20,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे जो कि दिया हुआ है 10,000, एंड फाइनेंशियल चार्जेस दिया हुआ है 5,000। ठीक है, 35,000 इसमें से माइनस कर दो, कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। 1,03,000 में से हम माइनस करेंगे 35,000, ये आ जाएगा 68,000। क्लियर? यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्टली क्या किया? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है एल ऑफ लखनऊ कंसाइंड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू ए ऑफ इलाहाबाद एट एन इनवॉइस प्राइस बियरिंग 33 1/3% मार्कअप ऑन द कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस पे हमने क्या किया? 1/3 ऐड कर दिया और उसके बाद उसकी इनवॉइसिंग की। गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 वर डैमेज्ड इन द ट्रांजिट एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किया गया बाय कंसाइनर वो क्या था? ट्रांसपोर्टेशन का 1,800, कंसाइनी ने 200 इनकर्ड किया ऑन कार्टेज और 6,000 इनकर्ड किया गोडाउन रेंट, एंड सोल्ड 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय हिम एट द इनवॉइस प्राइस।
जितना गुड्स उसको आया उसका 2/3 उसने बेच दिया। ही इज इंटाइटल्ड टू 5% नॉर्मल कमीशन एंड 2.5% कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको ये बताना है कि कितने का गुड्स बिका। देखो 60,000 का गुड्स आपने भेजा कॉस्ट प्राइस, जिसमें से 15,000 का गुड्स तो डैमेज्ड हो गया, बचा कितना 45,000। ये कॉस्ट प्राइस है, पहले आप इसको इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करोगे जो कि 1/3 ऐड करके होगी। तो इस पे जब इसका 1/3 ऐड करोगे, इसका 1/3 कितना हो जाएगा बेटा 15,000, तो 45,000 प्लस 15,000, इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई 60,000। जो गुड्स कंसाइनी को मिला उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी 60,000, इसका 2/3 उसने सेल कर दिया, 40,000 सेल कर दिया। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, कि कितने वैल्यू की गुड्स बिकी 40,000 की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी 40,000। ठीक, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 366 आपको बताना है कि उनको कितना कमीशन पे किया जाएगा। उन्होंने कितने का गुड्स बेचा है 40,000 का, है ना, उसी पे कमीशन मिलेगा। कमीशन कितना है, देखो नॉर्मल कमीशन है 5% और डेल क्रेडिटर कमीशन है 2.5%, तो टोटल कितना हो गया 7.5%। 40,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे 7.5%, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3,000, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट बोला है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 366, क्या हम अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। देखो आप लोग बोलोगे कि मैम अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू तो दी हुई है 15,000, नहीं 15,000 तो दी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कॉस्ट भी ऐड करनी है। जैसे देखो ये 1800 की कॉस्ट कंसाइनर ने बियर की, कंसाइनी ने 200 बियर किया कार्टेज का, जो कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं अब नॉर्मल आइटम के लिए। गोडाउन रेंट क्योंकि आपको पे करना होता है हर महीने, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो 1800 है प्लस 200 दैट इज 2000। अब यहां पहले देखो कि ये जो 15,000 का लॉस हो रहा है ये कितने टोटल गुड्स के लिए हो रहा है 60,000 के लिए, दैट इज 1/4 का जो पार्ट है वो अब नॉर्मल पार्ट है, तो 2000 में भी 1/4 अब नॉर्मल पार्ट होगा, दैट इज 500। तो टोटल लॉस जो है वो है 15,000 प्लस 500, दैट इज हमारे अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,500। देख लेते हैं ऑप्शन में, देखो ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज अ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, तो ये क्या हो जाएगी इंटेंजिबल एसेट, एक ऐसा एसेट जो कि आपके बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहा है, आपको फायदा भी मिल रहा है बट आप उसको देख या टच नहीं कर सकते। इंडाउनमेंट रिसीव बाय अ क्लब इज, अगर इंडाउनमेंट फंड है तो ये कैपिटल रिसीव की तरह ट्रीट किया जाता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट, a trade purchase of rupees 5500 from Y was passed through sales day book, आपने परचेज किया गलती से उसको सेल्स बुक में डाल दिया। What rectification entry would be passed if the mistake is deducted before preparation of trading and PL account? आपने परचेज किया था, आपको एंट्री करनी थी परचेज टू Y, आपने इसकी एंट्री कैसे की है, आपने एंट्री की है Y टू सेल्स, वो भी 550 से। इसको रिवर्स करेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए, हो जाएगा सेल्स टू Y 550। इस एंट्री और इस एंट्री को मर्ज कर दो, तो करेक्ट एंट्री जो हो जाएगी वो होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 5500, सेल्स अकाउंट डेबिट 5500 टू वाइज अकाउंट 6050। और देखो यही हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज अ रेप्लिका ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अ बैंक? पासबुक, हम लोग जो कैश बुक बनाते हैं और जो बैंक में पासबुक होती है वही उसकी रेप्लिका होती है। नेक्स्ट, ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इन मार्केट, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका एक ऐसा असेट जो कि आपको बेनिफिट तो कई साल तक दे रहा है बट कुछ खर्चा आप करंट ईयर में राइट ऑफ करते हो और कुछ खर्चे को आप बैलेंस शीट में लेके जाते हो, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। नेक्स्ट, the primary objective of providing depreciation is to calculate true profit, to show the asset on market value, to reduce tax burden, to provide funds for replacement। अब देखो क्वेश्चन में ना हमसे डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग क्यों चार्ज करते हैं, सो दैट जो हमारा असेट है
उसको हम एक्चुअल में करंट वैल्यू पे शो कर पाए। जितना उसका नॉर्मल वियर टेयर की वजह से लॉस हुआ है, ऑब्सोलेंस की वजह से लॉस हुआ, उसको हम डिडक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू शो द असेट ऑन मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट, फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, वेजेस दिया है, सेल्स दिया है और जीपी कितना है? और सेल्स पे 25%। तो सेल्स मेरे पास दिया हुआ है 3,20,000, इसका 25% जीपी हो जाएगा, दैट इज 80,000। तो सीओजीएस कितना हो गया? 2,40,000। ये सीओजीएस है ना, ठीक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है किसके बराबर? सीओजीएस के। बस सॉल्व कर लो। ओपनिंग स्टॉक 80,000 है, प्लस परचेजेस 1,40,000 और वेजेस 60,000 है। तो इन तीनों को ऐड करने पे 2,80,000 आ रहा है। 2,80,000 माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 40,000, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, sinking fund is created for which of these purpose? To repay or redeem a long term fixed liability, to replace a wasting asset, to replace a depreciable asset, all the three। अगर sinking fund की बात करें तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। कई बार आप depreciable asset को रिप्लेस करने के लिए sinking fund क्रिएट करते हो, कई बार वेस्टिंग asset को रिप्लेस करने के लिए क्रिएट करते हो। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। पेटी कैश इज एन एक्सपेंस, बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज पोजिशनल स्टेटमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। यहां देखो करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, पेटी कैश एक्सपेंस होता है? नहीं, असेट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं वो रियल अकाउंट नहीं होता, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम सिर्फ इतना दिखाते हैं कि किस असेट की वैल्यू बढ़ी और किसकी घटी। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन, नो, ये एक प्रोसेस है अलोकेशन का। करेक्ट आंसर होगा बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज पोजिशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ABC are three partners sharing PL in a ratio of 2:2:1. B recently obtained MBA degree from Oxford University. Accordingly, the partner decided to give him a guaranteed profit of rupees 60,000. Find the share of profit of B if the firm made a net profit of rupees 1,25,000 during 2012-13. सबसे पहले देखो इस 1,25,000 में उनका शेयर कितना था? 2/5। तो इनको जो प्रॉफिट मिल रहा है अभी कितना मिल रहा है? 50,000 का, है ना। और गारंटी कितना गया है? 60,000। तो नो डाउट उनको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा? 60,000। अगर ऐसे कैलकुलेशन करके आपका 60,000 से ज्यादा प्रॉफिट आता तब वो प्रॉफिट उनको मिलता, क्लियर। अदरवाइज जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। रेवेन्यू इज सेड टू हैव अर्न्ड व्हेन सेल इज मेड, कैश इज रिसीव्ड, गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, व्हेन अकाउंटेड फॉर। रेवेन्यू सिंपली क्या होता है कि जैसे आपने सेल कर दी, भले उसके लिए पैसे मिले या नहीं मिले, आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, a firm has a policy of changing depreciation on plant and machinery at the rate 10% under WDV method. If the book value of plant and machinery was rupees 81,000 on 31/3/2013, find the original cost of the plant if the same was purchased on 1/4/2011. आपने परचेज कब किया था? 1/4/2011 में, और आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रही है 81,000 की दिख रही है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अ फर्म हैज अ पॉलिसी ऑफ चेंजिंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी at the rate 10% under WDV method. अच्छा, आपने जब परचेज किया था आपसे पूछा है तब की कितनी वैल्यू होगी, ठीक। क्वेश्चन देखो 80,000, 1,81,000, 1,20,000। एट एनी कॉस्ट 80,000 और 81,000 तो नहीं हो सकती। मान लेते हैं कि अगर 1,00,000 की वैल्यू से स्टार्ट किया होगा, ठीक है, तो हमें 2 साल का डेप्रिसिएशन देना ना, 11, 12, 12, 13 का। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 10,000, बैलेंस बचा 90,000। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 9,000, बैलेंस बचा 81,000। और देख लो यही बैलेंस हमारे पास आ रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कि 1,00,000 से शुरू किया था, तब जाके 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 81,000। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आइटम्स विल अपीयर इन अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? पावर स्टीम अकाउंट, सैलरी वेजेस, कैरेज आउटवर्ड, गुडविल रिटन ऑफ। ये तीनों बेसिकली किसका पार्ट है? पीएल का पार्ट है। बट पावर एंड स्टीम अकाउंट ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्लोजिंग स्टॉक लाइन अनसोल्ड विद द कंसाइनी, इसका वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका वैल्यूएशन हमेशा होता है एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। गुड्स लाइन विद द कंसाइनी, अगर गुड्स बचा है कंसाइनी के पास तो उसको हम कैसे दिखाते हैं? एज क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट,
क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, कैश बुक में अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो कैसे शो होगा, बैंक ओडी की तरह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, AB are two partners in a firm. As per the terms of agreement, partners drawing will carry interest at the rate 10%. If A has drawn funds from business as per the details given below, find the interest for the year ended 31/12/2012. अब यहाँ पे देखो 1/4/2012 को विड्रॉ करें, फिर 1/6/2012 को विड्रॉ करें, फिर 1/9/2012 को विड्रॉ करें। अगेन ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पहले में डिस्कस करने होंगे, फॉर्मूलाज हैं जो डिस्कस करने होंगे, और ये बेसिकली हमारा पार्टनरशिप से रिलेटेड है। वैसे तो हमने पार्टनरशिप पे बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं, बट ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे डिस्कस करेंगे ना, तो ये क्वेश्चंस में हम वहां डील कर लेंगे। ठीक है। From the following abstract of trial balance, estimate the PL for the year ended 31/3/2013. हमारे पास कैपिटल रिजर्व दिया है जो कि बैलेंस शीट का आइटम है, लायबिलिटीज बैलेंस शीट का आइटम है, रेवेन्यू मतलब सेल्स हो गया, असेट्स एक्सक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक ये भी अगेन बैलेंस शीट आइटम है, एक्सपेंसेस ये हमारा पीएल का पार्ट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है, और इंटरेस्ट पीएल का पार्ट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 600, सेल्स दिया हुआ है हमारे पास 6500, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 600, एक्सपेंसेस कितना है 6500 माइनस कर देंगे, और इंटरेस्ट दिया हुआ है 500 माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास बैलेंस बचेगा, नेट प्रॉफिट बचेगा, वो कितना बचेगा 100 रुपीज, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, ₹500 पेड एज लोकल कार्टेज ऑन मटेरियल परचेज्ड, हाउएवर दिस अमाउंट वाज बुक्ड अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ एन कैरेज इनवर्ड। ड्यू टू दिस क्या आपका नेट प्रॉफिट लॉस अफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने जो लोकल कार्टेज के लिए पेमेंट किया था, आपने एक्सपेंसेस में ना दिखा के, मतलब कैरेज इनवर्ड में ना दिखा करके मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दिखा दिया। तो खुद सोचो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या ऐसे आपका नेट पीएल अफेक्ट होगा? नहीं, आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा होगा क्योंकि आपने कैरेज इनवर्ड नहीं डाला जो कि ट्रेडिंग का पार्ट है, बट पीएल में तो दिखा दिया ना। अल्टीमेटली पीएल में जब आपने उस फिगर को दिखाया तो आपका नेट प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन में अगर ग्रॉस प्रॉफिट पे पूछा होता तो नो डाउट ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता, रीजन बीइंग कैरेज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है, बट उसको हमने गलती से मिसलेनियस एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया जो कि पीएल में इंक्लूड हुआ होगा। क्लियर? तो इससे कभी भी हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल। नेक्स्ट देखो, वेजेस एंड सैलरी AS10 प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कॉस्ट, चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। वेजेस एंड सैलरी की बात करें तो ये हमारा जाएगा पीएल में, AS10 ये हो गया अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट, प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कॉस्ट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड करेक्ट है, सेकेंड का 4, थर्ड का सेकेंड, और फोर्थ का फर्स्ट। तो 3, 4, 2, 1 ये हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इफ आउटसाइड लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी आर एडेड तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल लायबिलिटी। बिजनेस एक्सपेंसेस एक्सक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, LIC प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ प्रोप्राइटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर। अब देखो जो LIC प्रीमियम है ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग हो जाएगा। ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे? एज ड्रॉइंग। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर को वेंचर, इसको हम हमेशा डेबिट करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट में। Which of these is not a function of financial accounting? To provide financial information to the users of the financial statement ये है to portray gloomy picture of the business. No, हम कभी भी बिजनेस के जो अकाउंट्स है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते, कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपने प्रॉफिट को बहुत सजा करके दिखाएं या अपने बिजनेस में लॉस दिखाएं। जो है ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं। टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ये तो सही है, टू डिपिक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। करेक्ट आंसर होगा बी कि ये फंक्शन नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। नेक्स्ट, ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई वो पर्सन है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अकाउंटिंग इज ए एंड साइंस, आर्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलोसफी। अगर अकाउंटिंग की बात करें तो ये बेसिकली मैटर ऑफ आर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीजों को प्रॉपर तरीके से शो करते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्ट। ट्रायल बैलेंस हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? सो दैट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सके ऑफ अकाउंट्स। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, The term PBIT stands for Profit Before Interest and Tax, वो प्रॉफिट जिसमें से भी इंटरेस्ट एंड टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट, डैश इज अ सीक्रेट रिजर्व यूजुअली क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर द लॉस बाय वे ऑफ फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं, और इन्वेस्टमेंट में कोई भी फ्लक्चुएशन होती है, कोई भी चेंज होता है, लॉस होता है, तो यहीं से रिकवरी होती है। क्लियर? नेक्स्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 विच ऑफ दीज आर अलाउड टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व्स इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट? अभी 2013 होगा। बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हर कंपनी सीक्रेट रिजर्व बनाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, an increase in one liability may lead to increase in another asset, decrease in liability, both A and B, either A और B। देखो, अगर एक लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रही है, जैसे मान लो आपने उधार पे गुड्स खरीदा है, ठीक है, तो आपका असेट बढ़ेगा, करंट असेट, और लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां लिखा है इंक्रीज इन अनदर असेट, ये तो ठीक है। वैसे ही अगर आपकी एक लाइबिलिटी बढ़ रही है तो दूसरी लाइबिलिटी साथ ही साथ डिक्रीज भी हो सकती है, बट दोनों चीजें साथ में अकर नहीं करेगी, दोनों में से कोई एक चीज ही अकर करेगी, ईदर ए और बी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्स ड्रॉज अ 3 months बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹25,000 अपॉन वाई ऑन 23/10/2012। तो क्या हम ड्यू डेट निकाल सकते हैं? हाँ, 23/10 से हमें 3 महीने ऐड करना है ना, 11, 12 और 1, मतलब नेक्स्ट ईयर 23 जनवरी की बात करें, बट क्योंकि बिल है तो 3 दिन ग्रेस डेज ऐड करेंगे, हो जाएगा 26 जनवरी 2013। बट क्या 26 जनवरी को पेमेंट होगी? नहीं होगी, ठीक है। हमें पता है कि ये हॉलिडे पहले से डिसाइडेड है, तो एक दिन पहले ही हम इसका एडवांस में पेमेंट करेंगे। करेक्ट आंसर होगा बी। क्लियर? अब देखो, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने ऑन एन एवरेज 150 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए, और अब हमारे पास 100 MCQs रिमेनिंग है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर हमारे क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल में इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड आप कोई भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा ऐप जरूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट ज्यादा से ज्यादा फ्री मटेरियल्स आप लोग यूज कर पाओ। बहुत सारे ऐसे MCQs हैं कॉमर्स बेस्ड जो कि हमने अपडेट कराए हुए हैं, आप उनकी फ्री प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे ऐप से, एंड ऐप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको जरूर कवर कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।